नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आपको पता है कि हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। हमने लगभग इसकी 5 क्लासेस अपलोड करवा दी हैं, जिसमें पहली क्लास के अंदर हमने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स पढ़े थे। तीसरी क्लासेज में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग, एनडीसी, नीति आयोग इनके बारे में पढ़ा। चौथी क्लास के अंदर हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। पांचवी क्लास के अंदर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में पढ़ा। तो आज हमारी छठी क्लास है, जिस चैप्टर का टॉपिक है मुद्रा। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है वो जो सिक्के हैं और 1 रुपये का नोट है वो नहीं बनाती है। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जितने भी सिक्के हैं, ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, जो 1 रुपये का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना। बाकी जितने भी नोट है वो सारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई है, पुराना मुख्यालय कलकत्ता था। 1937 में इसका स्थानांतरण हुआ। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 1 जनवरी 1949। अगला पॉइंट है ऑल कॉइन्स एंड ऑल नोट्स, जितने भी सिक्के और जितने भी नोट है आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वो वितरित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो सिक्के बनाने का काम है वो वित्त मंत्रालय का है, लेकिन जो बांटने का काम है वो आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। उसके बाद जो आरबीआई एक्ट है 1934, ये आपको याद रखना है। उसके सेक्शन 22 में, आरबीआई जो एक्ट 1934 में बना था उसके सेक्शन 22 में सिर्फ और सिर्फ मुद्रा से संबंधित अधिकार हैं। मतलब मनी रिलेटेड एवरीथिंग, जितना कुछ भी मुद्रा से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, वो सभी हमें आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में पता चलता है। तो ये आपको याद रखना है। जो 1 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है। उस पर जो हस्ताक्षर साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी मीन्स जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उनके साइन होते हैं। और जो 1 रुपये के नोट हैं उसका अधिकतम जो मूल्यांकन है, मीन्स जो छापागाई आप कह सकते हो, वो 1000 रुपये तक की है। लेकिन जो 2 रुपये या उससे ऊपर के जितने भी हैं वो आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। उस पर हस्ताक्षर जो साइन होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। लेकिन इनका जो अधिकतम मूल्य है, मीन्स वो जितना मैक्सिमम आप कह सकते हो एक तरह से कंट्रीब्यूशन, 1 रुपये के नोट में मैक्सिमम 1000 का उन्होंने अधिकतम मूल्य दे रखा है। लेकिन 2 रुपये या 2 से अधिक वाले में जो अधिकतम मूल्य है वो लगभग 10,000 रुपये है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मेन पॉइंट आपके अभी फिलहाल 3-4 हैं। पहला, जितने भी कॉइन्स और 1 रुपये का नोट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। जितने भी नोट और कॉइन्स हैं वो आरबीआई द्वारा वितरित किए जाते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 में मनी से संबंधित सारी जानकारी मिलते हैं। 1 रुपये के नोट पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है। फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के साइन होते हैं। 2 रुपये या उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो आरबीआई द्वारा जारी होते हैं, आरबीआई गवर्नर के उस पर साइन होते हैं। उसके बाद जो सिक्का डालने के स्थान है, मीन्स जहाँ पर सिक्के बनते हैं जिसे हम मिंट्स बोलते हैं, या कॉइन्स मिंटेड प्रेस जहाँ पर ये बनते हैं, तो सबसे पहला प्लेस है कलकत्ता, दूसरा है मुंबई, तीसरा हैदराबाद और चौथा है नोएडा। ये चारों जगह हैं जहाँ पर सिक्के बनते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो आपका सिक्का होगा, आप सिक्के के पीछे देखोगे एक डॉट का बिंदु लगा होगा, फुल स्टॉप टाइप का। तो जहाँ पर भी डॉट का बिंदु है इसका मतलब वो सिक्के नोएडा में बने हैं। जहाँ पर डायमंड, हीरे का साइन मिलेगा वहाँ पर वो बने हैं मुंबई में। जहाँ पर स्टार मिलेगा, छोटा स्टार बना हुआ मिलेगा, वो बने हैं हैदराबाद में। और जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है, तो वो बने हैं कोलकाता में। तो ये आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं। ये तो है सिक्के। अभी नोट छापने के स्थान भी है। नोट प्रिंटिंग प्रेस,
नोट प्रिंटिंग प्रेस, तो नोट छापने के जो स्थान है वो भी चार हैं। सबसे पहला है नासिक जो महाराष्ट्र में है, दूसरा देवास मध्य प्रदेश, तीसरा मैसूर कर्नाटक, चौथा सालबोनी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। जो आरबीआई में इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर इंक बनती है वो कहाँ पर बनती है, मैसूर कर्नाटक में बनती है। उससे अगला पॉइंट है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये इंक कहाँ बनती है, ये बनती है मैसूर कर्नाटक में। उसके बाद जो इंडियन करेंसी पेपर मिल है जहाँ पर जो हमारे नोट है उनका पेपर कहाँ से बनता है, वो बनता है होशंगाबाद नर्मदापुर एमपी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो पहली बात तो जो हमारी इंक बनती है वो मैसूर में है, शाही निर्माण इकाई वो मैसूर कर्नाटक में बनती है। दूसरा जो भारतीय मुद्रा पेपर मिल है इंडियन करेंसी पेपर मिल वो होशंगाबाद या नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के अंदर बनती है, ये आपको याद रखना है। पहले एक पॉइंट होता था, पहले क्या करते थे कि जैसे सरकार ने आरबीआई ने 1000 करोड़ रुपए बना दिए तो 1000 करोड़ में से 40% मीन्स लगभग 400 करोड़ रुपए तो कम से कम रिजर्व रखने पड़ेंगे। ये थी पुरानी वाली स्कीम। लेकिन अभी प्रेजेंटली चल रही है एमआरएस। एमआरएस क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगले में हमने पूरा पॉइंट दे रखा है, इसका अभी समझा देते हैं आपको। एमआरएस न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये 1956 में लागू हुई थी। इसके अंदर मैक्सिमम 200 करोड़ रुपए ही आप रिजर्व रख सकते हो, जिसके अंदर 115 करोड़ रुपए तो गोल्ड होना चाहिए, सोना होना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लगभग ये 85 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर यूरो, ये जितनी भी करेंसी हैं ये सभी करेंसी 85 करोड़, 115 करोड़ रुपए सोना, दोनों को मिलाकर 200 करोड़ रुपए आपको रिजर्वेशन रखनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहला जो आरबीआई का पहला नोट बना था वो कब इशू हुआ था, 1938 में। कितने रुपए का था, 5 रुपए का था, ये आपको याद रखना है। जो गांधी श्रृंखला मीन्स से जो नोटों पर गांधी की फोटो आने लगी थी प्रॉपर तरीके से, वो 1996 में आने लगी थी। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 रुपए का नोट बना था, तो 5 रुपए का नोट बना था उस समय जो नोट बना था उस पर ट्रैक्टर का, जो किसान यूज करता है, ट्रैक्टर का निशान था पीछे। अभी जो 5 रुपए के फिलहाल आप देख सकते हो उन पे जो नए वाले बने थे उन पे अलग था। 1 रुपए के पे सिर्फ 1 रुपए का ही निशान था, 2 पे सिर्फ 2 का था। लेकिन बाद में जो 10 रुपए के आए, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 के, 500 के, 1000 के, 2000 के, वो सभी हम इससे अगले पॉइंट में आपको बताएंगे कि कौन से पे कौन सा, उसकी साइज कौन सा है, कहाँ पर किस बेसिस पर उसका बनाया गया, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जो रुपए का चिन्ह है, जो ये निशान है रुपीज का, वो किसने दिया था, डी उदय कुमार ने दिया था 2010 में, ये आपको याद रखना है। नोट पर भाषाएं कितनी होती हैं, टोटल तो होती हैं 17। यदि आप इंग्लिश और हिंदी को हटा दो तो जो बॉक्स होता है, पैनल होता है, उसके अंदर होती हैं 15। तो ये आपको याद रखना है। इसमें लिपि कौन सी होती है, लिपि आपको पता है कि हिंदी का जिक्र है तो देवनागरी तो मिलेगी, तो देवनागरी और रोमन लैटिन भाषा जिसे हम कहते हैं उस लिपि से बनाए गए हैं। दशमलव प्रणाली, पहले आपको पता था कि आने होते थे 16 आने, 8 आने, 4 आने, तो ये आने बदले गए 1 रुपए में 16 पैसे। तो वो आने दशमलव जो प्रणाली थी वो 1957 में आई थी, आपको याद रखना है। आरबीआई डिजिटल करेंसी, ये पहली जो डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा आई थी वो ई रूपी के नाम से आई थी, आपको याद रखना है। इंडियन मॉनेटरी म्यूजियम, जो भारतीय मौद्रिक संग्रहालय है, वो कहाँ पर है, मुंबई में है। इसमें आपको पता चलता है कि जो सिक्के हैं उनका इतिहास क्या था, कौन कौन से सिक्के कब बने, कब तक चले, हर चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस संग्रहालय में, ये मुंबई के अंदर है। उसके बाद जो नए नोट आए हुए हैं उनकी सभी की विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नोट
कितने रुपए का नोट है, फिर उनका रंग, फिर उनका आकार, फिर उनका चित्र। तो ये सभी हम देखते हैं अभी। सबसे पहले 10 रुपए का नोट। 10 रुपए के नोट का जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन है, ब्राउन नहीं है, चॉकलेट ब्राउन है, ये आपको याद रखने हैं। इसका जो आकार है वो 63 इंटू 123 mm है, ये आपको याद रखना है। जो लंबाई गुणा चौड़ाई ये हमने दे रखा है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। अभी आप ध्यान से देख सकते हो। और जो 10 रुपए का नोट है उसके ऊपर जो चित्र बना हुआ है वो सूर्य मंदिर का बना हुआ है, ओडिशा में स्थित है। तो 10 रुपए के नोट का रंग क्या है, चॉकलेट ब्राउन। आकार क्या है, 63 इंटू 123 mm। सूर्य मंदिर ओडिशा का उसमें चित्र है। दूसरा है 20 रुपए का नोट, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो है, येलो नहीं है, ग्रीनिश येलो। ये है 63 गुणा 129, 63 इंटू 129 mm। इसके अंदर एलोरा गुफाएं बनी हुई हैं जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। उसके बाद 50 रुपए का नोट, फ्लोरोसेंट ब्लू, जो 66 गुणा 135, 66 इंटू 135 mm, जिसमें हम्पी टेम्पल बना हुआ है कर्नाटक का। उसके बाद 100 रुपये का नोट, लेवेंडर, जिसे हम पर्पल कलर बोल देते हैं, बैंगनी कलर, 66 इंटू 142 mm, ये आपको याद रखना है। यहाँ इस पर रानी की वाव, गुजरात, इसकी जो चित्र वो बना हुआ है। जो 200 रुपये का नोट है वो ब्राइट येलो, हम बोल देते संतरी, संतरी नहीं है भाई, ब्राइट येलो। इसका भी आकार है जो 66 गुणा 146, 66 इंटू 146 mm है। इस पर सांची का स्तूप बना हुआ है जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 500 रुपये का नोट जो स्टोन ग्रे कलर का है। इसका जो आकार है 66 गुणा 150, 66 इंटू 150 mm। और इसके ऊपर लाल किला, रेड फोर्ट, दिल्ली की फोटो बनी हुई है। उसके बाद 2000 रुपये का नोट जो बंद हो गया है, मैजेंटा कलर का, हम बोल देते थे पिंक, पिंक नहीं है भाई, मैजेंटा कलर है। 66 इंटू 166, 66 गुणा 166, ये हमें याद रखना है। इस पर मंगलयान की फोटो बनी हुई है। और मंगलयान किसी जगह से संबंधित नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए, तो भारत अपने देश का नाम आएगा। याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ। अभी नोट क्या है, नोट का कलर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। जैसे 10 का ब्राउन बोलते हैं चॉकलेट ब्राउन, 20 का हम येलो बोल देते हैं ग्रीनिश येलो, 50 का फ्लोरेसेंट ब्लू, 100 का लेवेंडर, 200 का ब्राइट येलो, 500 का स्टोन ग्रे, 2000 का मैजेंटा। चित्र आपको याद करने पड़ेंगे। आकार हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। जो 50 या 50 से ऊपर के नोट है उनका आप देख सकते हो जो लेंथ है, लेंथ ब्रेथ जो वो दे रखी है वो 66 mm है। आपको बाकी की याद रखने, जैसे 50 वाले की 135, 100 वाले की 142, 200 वाले की 146, 500 वाले की 150, 2000 वाले की 166। एक छोटा तरीका और बता देते हैं। 50 वाले में 135 है, ये आपको स्टार्टिंग वाली याद रखनी पड़ेगी। 100 वाले में 142 है। अब 100 का डबल 200, 142 4 146, 146 4 150। अभी 500 से 2000 4 गुना हो गया, तो 4 चौक 16, 150 प्लस 16 166। तो ऐसा आप कोई भी ट्रिक अपने आप बना के याद कर सकते हो, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद मुद्रा के प्रकार, करेंसी आपको पता है ये कई प्रकार की होती है। जो मनी है वो भी कई प्रकार की है। सबसे पहला है स्पॉइल्ड मनी, नाम से ही पता चल रहा है स्पॉइल्ड, जो गंदा है, डर्टी है, तो ये आपको याद रखना है। यदि कोई भी नोट गंदा है तो वो स्पॉइल्ड मनी के अंतर्गत आता है। उसके बाद मल्टीलेटेड मनी, मल्टीलेटेड मनी का मतलब है कटी फटी, मीन्स कोई नोट है वो फट जाता है तो वो मल्टीलेटेड मनी के अंतर्गत आता है। फॉरगेट मनी, नाम से पता चल रहा है फॉरगेट, मीन्स एक तरह से फेक, नकली, नकली मुद्रा, फेक मनी, काउंटरफीट, तो वो सभी फॉरगेट मनी। चीप मनी, नाम से पता चल रहा है चीप, मीन्स घटिया, कमजोर, मतलब जिसमें कम ब्याज दर हो, लो इंटरेस्ट रेट हो। डियर, जो सबको पसंद है, फेवरेट है सबका, तो वो कौन सी है, अधिक ब्याज दर, हाई इंटरेस्ट रेट। उसके बाद नियर, नियर का मतलब होता है पास, मीन्स नकद के समान,
इक्विवेलेंट टू कैश, कैश की तरह जो काम करता है। उसके बाद जैसे हॉट मनी, हॉट मनी का मतलब क्या है, जैसे मार्केट आप बोल सकते हो कि मार्केट क्या है, कभी एकदम छलांग मारेगी, कभी एकदम डाउन चली जाएगी, तो वो क्या है, हॉट मिजाज है उसका, मतलब गर्म मिजाज है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो विदेशी निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो। प्लास्टिक, नाम से ही पता चल रहा है प्लास्टिक में क्या आते हैं, आपके कार्ड आते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो क्या है, एक मतलब वर्चुअल है, सोचने का है, डिजिटल है, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल वर्चुअल करेंसी। उदाहरण के तौर पर आप याद रख सकते हो बिटकॉइन। उसके बाद फेट मनी, फेट मनी होता है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, जिसका मतलब इंटरनल वैल्यू नहीं है, जैसे नोट। जैसे भी सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि 500 और 1000 रुपये के नोट हमने बंद कर दिए, तो उस 500 या 1000 रुपये के नोट का आप कहीं पर भी किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते, वो मतलब खत्म है। यदि गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, इसका मतलब उसका यूज अब नहीं होगा, किसी भी तौर पर नहीं होगा। लेकिन जो टोकन मनी है, टोकन नाम से ही पता चल रहा है जिसकी कुछ ना कुछ फेस वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू से ज़्यादा। उदाहरण के लिए सिक्के, जैसे सरकार ने सिक्के बंद कर दिए, अभी आपने पीछे सुनी होगी न्यूज़ की, बोल रहे थे जो 10 रुपये के सिक्के वो कई जगह नहीं चल रहे थे। तो जहाँ पर नहीं चल रहे थे, अभी ऐसा हो जाए कि सिक्के बंद हो जाएं, तो सिक्के क्या है, सिक्के के अंदर आपको पता है कि कॉपर वगैरह यूज होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। मीन्स आपके पास 1 किलो सिक्के हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, थोड़ा बहुत आपको 1 किलो के बदले 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जो नोट है उसके बदले आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिड्यूसरी मनी, विश्वास आधारित, मीन्स बिटवीन पेयर एंड पे ऑन ट्रस्ट। आपने कहीं पर किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है एक तरह से, और आप दोनों के बीच जो लेन देन है वो सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, तो वहाँ पर क्या है, आपके बीच और बैंक के बीच एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है, तो वही चीज़ है। उसके बाद हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी का मतलब है जो इंटरनेशनल मार्केट में टक्कर देती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जो हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी हाई डिमांड है, जैसे डॉलर, यूरो, इस तरह की। उसके बाद उच्च शक्ति मुद्रा कौन जारी करता है, जो उच्च शक्ति मुद्रा है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली, जो बार्टर सिस्टम है या काउंटर ट्रेड बोल सकते हो। पहले के समय में क्या होता था, सामान के बदले सामान मिलता था। जैसे मैंने चावल की फसल कर ली और किसी दूसरे के पास गेहूं है, तो मैं गेहूं देके उसके बदले चावल ले सकता हूं। तो वस्तु के बदले जो वस्तु देने का काम होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, जिसे बार्टर सिस्टम या काउंटर ट्रेड कहते थे। तो वस्तु के बदले वस्तु देने का जो कार्य है वो इसी प्रणाली के अंतर्गत होता था। इसमें जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका कोई भी उपयोग हम नहीं करते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद मुद्रा के कार्य है, जो फंक्शन ऑफ मनी है, मेनली वो 6 तरह के होते हैं। हम आपको सारे अभी बताते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स जो वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में प्रयोग हो। मीन्स आपके पास कोई चीज़, आपने उसका एक्सचेंज कर लिया, तो उसका जो लेन देन है वो सभी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या था, बार्टर सिस्टम की समस्या को समाप्त करता। मीन्स जहाँ पर जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वो उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। इसमें क्या था, पैसा शुरू हो गया था। उसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्रय शक्ति का स्थानांतरण। मीन्स जो वैल्यू ट्रांसफर होने का स्थानांतरण है वो एक तरह से इजी हो गया था, आसान हो गया था। उसके बाद मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, भविष्य के लिए धन संचित किया जाता था। पहले क्या होता था, जैसे सामान के बदले सामान ले लिया, फिर वो फ्री है। अभी क्या है, अभी लोग पैसे को बचा के रखते हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती है तब उसका वो यूज करते हैं। तो वो पॉइंट जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ गया। उसके बाद मूल्य का मापक, जो मेजर ऑफ वैल्यू है,
सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। अभी क्या है, जैसे पहले चावल के बदले गेहूँ, ऐसे मतलब चीज़ के बदले चीज़ होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जैसे बिस्कुट लेने जा रहे हो 5 रुपये का है, नमकीन लेने चले गए 10 रुपये की है, चीनी लेने चले गए 25 रुपये की है, ऐसे मतलब घी लेने चले गए 1,000 रुपये का, सोना लेने चले गए 1.5 लाख रुपये का है। तो मीन्स कोई भी अभी वस्तु है तो उसका एक मूल्य है, तो उसी के हिसाब से वो चलता है। उसके बाद स्थगित भुगतान का मानक मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर रिलेटेड, जो भी हाल के टाइम पे हम करेंसी वगैरह यूज करते हैं वो सभी, ये सभी क्या करते हैं, भविष्य में भुगतान की सुविधा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, आपने किसी बैंक में एफडी करवा दी, आपने कहीं पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आज आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आज के 10 साल बाद 15 साल बाद आपने क्या किया, फ्यूचर के लिए उस चीज़ को सेव कर लिया, तो वो चीज़ यहाँ पर कार्य करती है। उसके बाद लेखा की इकाई जो यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है, वो आय व्यय का हिसाब रखने में सहायक है। जैसे आज के समय में आप ले सकते हो, जैसे आपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, गूगल पे यूज़ कर रहे हो, पेटीएम यूज़ कर रहे हो, कोई भी पेटीएम बैंक यूज़ कर रहे हो आप, जैसे पेमेंट पेटीएम, एयरटेल पेमेंट या भीम यूपीआई जितनी भी हैं, आपकी पासबुक होगी नॉर्मल, जितनी भी चीज़ है वहाँ पर क्या यूनिट ऑफ अकाउंटिंग है, आप पैसे का हिसाब रख सकते हो। उसके बाद विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन, इसके अंदर क्या होता था, मुद्रा को वैध भुगतान से हटाना। पहले क्या होता था, ये पॉइंट मैं पहले बता देता हूँ कि जो वैध मुद्रा है, लीगल करेंसी है, वो करेंसी मैंडेटरी थी, सभी को वो पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जहाँ पर पेमेंट लेनी पड़ेगी आप मना नहीं कर सकता। जैसे नोट है, सिक्के के लिए अनलिमिटेड, वो कितना भी भुगतान कर सकता है नोट के लिए, लेकिन सिक्के के लिए उसकी कोई लिमिटाइजेशन थी, तो जो उसकी लिमिट थी उसी लिमिट के भी हाफ पर ये डीमोनेटाइजेशन हम कर रहे हैं। तो 1946 में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 10,000 रुपये का नोट बंद किया था, जिसके आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। उसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार आई, जिसमें 5,000 रुपये का नोट बंद किया गया। उस समय जो गवर्नर थे आईजी पटेल थे। उसके बाद 2016 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिस समय 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद हुए थे। उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 2023 में जब 2,000 रुपये के नोट बंद हुए, उस समय नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे। तो ये मनी के बारे में है। उसके बाद जो मुद्रा आपूर्ति है, मनी सप्लाई है, वो किस किस तरह से होती है। मुद्रा आपूर्ति में शामिल घटक कौन कौन से घटक हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो जनता के पास नकदी रखी है वो सारी। दूसरा डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, बैंकों में जो आपका करंट या सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसे जमा है वो सभी। उसके बाद टाइम डिपॉजिट इन बैंक, जो बैंकों में सावधि जमा है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी है वो। इससे अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे एफडी वगैरह कैसे है, आरडी कैसे है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर में बचत जमा है उसके बारे में। उसके बाद टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर में सावधि जमा है वो सभी। सेविंग में क्या आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन टाइम डिपॉजिट में आप पैसा एक टाइम पीरियड के बाद ही निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। जहाँ पर डिमांड डिपॉजिट होगी वो आपका सेविंग या करंट अकाउंट की तरह कार्य करेगा, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट है वो किसी ना किसी समय के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो इसी में है सेविंग डिपॉजिट, नाम से पता चल रहा है बचत जमा, टाइम डिपॉजिट सावधि जमा। उसके बाद जो बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई है, आरबीआई में पैसे का जमा, बैंकों में जो पैसा जमा है आपका उसका। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, किसी भी प्रकार का अलग से जो डिपॉजिट है वो। एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो मुद्रा आपूर्ति है उसका मेन जो एग्जाम्पल हम किस तौर पर ले सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति जो मनी सप्लाई है, नकद जो पैसा है, बैंक जमा जो बैंक में जमा है, डाकघर जमा जो पोस्ट ऑफिस में आपकी सेविंग है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, डिमांड डिपॉजिट या फिर आपकी टाइम डिपॉजिट हो, प्लस आरबीआई जमा जो आरबीआई में जमा है। तो वो सभी चीज़ मिलकर आपकी क्या बनाती हैं, मनी सप्लाई बनाती हैं।
मुद्रा आपूर्ति के मापक भी हैं। कौन कौन से मापक है ये हम देख लेते हैं। पहला है M0। M0 क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो आपके पास है। बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, जो बैंक का डिपॉजिट है आरबीआई में वो, प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, जो भी आपका अलग से डिपॉजिट है आरबीआई में, उन सभी को मिलाकर M0 कहा जाता है। M0 को कहा जाता है रिजर्व मनी, जो एक तरह से आप बोल सकते हो फिक्स इनकम की तरह है। मॉनेटरी बेस, जो आपका एक तरह से मतलब ये मान सकते हो कि जो सबसे हाई कैटेगरी की होती है वो। तीसरा हाई पावर्ड मनी, सबसे ज़्यादा आपको इसके नाम से पता चल रहा है। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा, हाई लेवल की मुद्रा। इससे अन्य सभी प्रकार की मुद्राओं का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद M1। M1 में क्या पॉइंट सेम रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर बैंक डिपॉजिट था, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट है, ये आपको याद रखना है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, ये तीनों पॉइंट हैं। M1 को कहा जाता है, सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, सबसे तरल मुद्रा। जो सबसे तरल मुद्रा है वो कौन सी है? M1। जो रिजर्व मनी है, मॉनेटरी मनी है या हाई पावर्ड मनी है, वो कौन सी है? M0। M0 के अंदर कौन कौन सी करेंसी आती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? जो आपकी करेंसी पब्लिक के द्वारा बैंक में डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। M1 में कौन सी है? पब्लिक में, अदर डिपॉजिट में, लेकिन डिमांड डिपॉजिट बैंक में भी। इसे तुरंत नकद में बदलवाया जा सकता है, डायरेक्टली आप इसको कैश में चेंज करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। M2 में क्या होता है? M2 में के अंदर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, इसका मतलब क्या है? M1 में क्या था? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। इन तीनों के साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग डिपॉजिट है, उन सभी को मिला दे तो वो M2 आ गया। जो भारत में सबसे ज़्यादा वो M2 का प्रयोग ही किया जाता है, M2 सीमित है। उसके बाद M3 में क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक। M1 नॉर्मली जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, बैंक डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, उसके साथ टाइम डिपॉजिट इन बैंक, मीन्स आपकी जो FD होगी वो, उन सभी को मिलाकर आपका M3 बनता है। M3 को क्या क्या कहा जाता है? M3 को ब्रॉड मनी, ग्रॉस मनी, एग्रीगेटिव मॉनेटरी रिसोर्सेज, ये सभी मिलाकर आपका M3 बनता है। विशेषता क्या क्या है? सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली मुद्रा M3 है। भारत में जो ऑफिशियल मनी सप्लाई में सबसे ज़्यादा यूज होती है वो M3 है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। पहला लिक्विड मनी, जो तरल मुद्रा है। तरल मुद्रा वो मुद्रा है जिसे हम कम समय में आसानी से नकद में बदलवा सकते हैं, वो तरल मुद्रा होती है। ये पॉइंट आप डायरेक्टली याद करो। सबसे अधिक जो तरल मुद्रा वो कौन सी है? M1। जो सबसे कठोर तरह से है, जिसको बदलवाने में टाइम लगता है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी मान सकते हो आप, वो M3। M2 में कौन सा होता है? जैसे आप शेयर मार्केट में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सभी एक प्रकार से M2 कैटेगरी में आते हैं। तरलता का क्रम आप ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहला आता कैश। जो कैश है वो सबसे बेस्ट है, मीन्स कन्वर्ट करवाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। बैंक बैलेंस है, ये भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट करवा सकते हो, आप डायरेक्ट बैंक में जाओ और पैसा ले लो। गोल्ड, इसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको पहले वो बेचना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी, आपने आज खरीद लिया, आपने 5 साल 10 साल के बाद उसको बेच रहे हो, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे जैसे क्रम नीचे आ रहा वैसे वैसे इनकी तरलता, जो लिक्विडिटी है वो कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कैश, फिर बैंक बैलेंस, फिर गोल्ड, फिर प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखने हैं। जो न्यू कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई आया था, नई मुद्रा आपूर्ति, वो कौन से वर्ष में आई थी? 1998 में, ये आपको याद रखना है। किस कमेटी के तहत आई थी? RV रेड्डी कमेटी, इसकी सिफारिश पर आई थी, जिसे रेड्डी कमेटी भी कह देते हैं। मनी सप्लाई के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है NM0। NM0 क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। सिर्फ नाम बदलाया गया, इसमें N आ गया है। मनी सप्लाई थी NMS, न्यू मनी सप्लाई हो गया तो NM0, NM1 ऐसे। अब NM1 में सेम करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इसमें सिर्फ ये आ जाएगा कि जहाँ पर बैंक था, बैंक डिपॉजिट, वहाँ पर डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा। M2 में क्या था? M1 प्लस, जो आपकी पोस्ट ऑफिस में थे, इसमें क्या है? टाइम डिपॉजिट जो है। NM2, NM1 प्लस जो शॉर्ट डिपॉजिट है, जो 1 साल या उससे कम के लिए है। NM3 में क्या है? जो लॉन्ग टर्म के लिए है, 1 साल उससे ज़्यादा, 1 साल से अधिक।
जैसा कि आपको पता है कि हम हर बारी उसके कुछ अलग से पॉइंट भी बताते हैं आपको कि डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, तो आप याद करो यहाँ से। सबसे पहला है M0। M0 क्या है? हाई पावर्ड मनी है या रिजर्व मनी है। दूसरा M1 है, वो सबसे तरल है, नैरो मनी है। M3 है ब्रॉड मनी या ग्रोस मनी, जिसे एग्रीगेटिव तौर पर भी हम ले सकते हैं। जो भारत में मुद्रा आपूर्ति सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो हम M3 के तौर पर यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। जो न्यू मनी सप्लाई वो 1998 में आई थी, ये देख सकते हो आप। YV रेड्डी के नाम से आई थी, लेकिन रेड्डी कमेटी, डायरेक्टली नाम पूछ ले तो रेड्डी कमेटी के नाम पर इसकी सिफारिश की गई थी। और लिक्विडिटी ऑर्डर, जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है वो कैश के अंदर होती है, फिर बैंक में, फिर गोल्ड में, फिर प्रॉपर्टी में। और इसी पॉइंट पे आप ले सकते हो सबसे पहले M1, फिर M2, फिर M3। तो इसी पॉइंट से आपको याद रखना है। नोट्स आप प्रॉपर बनाएं। मैं हर बारी बोलता हूँ विदाउट नोट्स आप कार्य नहीं कर सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो। हर बारी मैं बताता हूँ, हमारे एक टीचर है वो बोलते हैं ये सेम बात कि जो आपके जो नोट्स होते हैं उनका जो कार्य है वो आपके सिलेक्शन तक होता है, लेकिन टीचर का काम सिर्फ सिलेबस तक है। तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। लगभग आपको, जैसा कि हमने बोला था, लगभग 15 से 20 क्लास मैक्सिमम लगेंगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको MCQ मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं। तो प्रॉपर नोट्स बनाएं और बने रहें हमारे साथ। इसके MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपको कल अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।